स्टडी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून से संबंधित सभी खगोलीय घटनाओं के बारे में। आखिर ये क्यों होते हैं, कब होते हैं और आखिर ये घटनाएं क्या होती हैं, इससे संबंधित सभी फैक्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और इसी परिक्रमण के दौरान जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाए और पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, जैसा कि आप लोग यहाँ अपने स्क्रीन पे इमेज में देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। तो ये सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी है वो पृथ्वी के बीच में होने के कारण चंद्रमा तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है, अर्थात पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा को ढक देती है और इसी घटना के कारण चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है पृथ्वी से, और इसी खगोलीय घटना को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे चंद्र ग्रहण के प्रकार। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक उपछाया चंद्र ग्रहण, एक आंशिक चंद्र ग्रहण और एक पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा हमें संपूर्ण दिखाई देता है, यानी उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस उपछाया चंद्र ग्रहण में जो है ये चंद्रमा की जो चमक होती है ये हल्की धुंधली पड़ जाती है। ठीक है, तो उपछाया चंद्र ग्रहण से संबंधित ये दो मेन पॉइंट जरूर याद रखेंगे। एक, उपछाया चंद्र ग्रहण में हमें चंद्रमा संपूर्ण दिखाई देता है, इसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं होता। और उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की जो चमक होती है वो हल्की धुंधली पड़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आंशिक चंद्र ग्रहण के बारे में। तो आंशिक चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के बीच में पूर्णता नहीं आ पाता है और इस कारण पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा के कुछ ही हिस्सों पर आती है और कुछ हिस्सों पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसी घटना को हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान हमें चंद्रमा का कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है, हमें चंद्रमा का सिर्फ वही हिस्सा दिखाई देता है जिसपे पृथ्वी की छाया नहीं पड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा के बीच में पूर्णता आ जाता है जिसके कारण पृथ्वी की जो छाया है वो संपूर्ण चंद्रमा को ढक देती है, इसी घटना को जो है हम लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सुपर मून की जो खगोलीय घटना है आखिर ये क्या होती है। तो जब परिक्रमण के दौरान, यानी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, तो इसी परिक्रमण के दौरान चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के सबसे करीब आ जाए तो चंद्रमा जो है वो अपने सामान्य आकार से बड़ा और अधिक चमकदार हमें दिखाई देने लगता है पृथ्वी से। यानी जब पृथ्वी और चंद्रमा परिक्रमण के दौरान एक दूसरे के सबसे करीब हो तो इस दौरान जो है हमें चंद्रमा जो है वो सामान्य आकार से बड़ा और अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसी घटना को जो है हम लोग सुपर मून कहते हैं। आप अपने स्क्रीन पे जो इमेज इस वक्त दिखाई दे रहा है कुछ इसी तरह का सुपर मून हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसी घटना को जो है सुपर मून की घटना कहा जाता है। अब सुपर मून की जो घटना होती है इस दिन या इस रात हमें चंद्रमा का आकार जो है वो 14% तक बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और चंद्रमा हमें 30% अधिक चमकीला प्रतीत होता है। ठीक है, इस सुपर मून की घटना जिस रात होगी उस रात हमें चंद्रमा 14% अधिक बढ़ा हुआ और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है, इसी कारण तो इसे सुपर मून कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से वो लगभग 4,06,692 किलोमीटर है। यानी सामान्यतः चंद्रमा की जो दूरी है वो पृथ्वी से 4,06,692 किलोमीटर है, लेकिन सुपर मून की जो घटना जिस रात होती है उस रात पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की दूरी घटकर 3,56,500 किलोमीटर तक रह जाती है। ठीक है, अब सुपर मून की घटना के बारे में मानव को सबसे पहले 1979 में ज्ञात हुआ। ऐसा नहीं है कि सुपर मून की घटना 1979 से पहले नहीं होता था, बिल्कुल नहीं। सुपर मून की घटना 1979 से पहले भी होता था, लेकिन मानव ने सबसे पहले 1979 में ही सुपर मून की घटना पर गौर किया। और उन दिनों जिसे हम आज सुपर मून की घटना कह रहे हैं उन दिनों इसका जो नाम है 1979 में दिया गया था पेरिजिन फुल मून। क्या? पेरिजिन फुल मून। ठीक है, तो सुपर मून की घटना को 1979 में पेरिजिन फुल मून का नाम दिया गया, बाद में इसे सुपर मून की घटना कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये सुपर मून की घटना से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे पिंक सुपर मून क्या होता है। तो दरअसल पिंक सुपर मून कोई वैज्ञानिक कारण वाली घटना नहीं है। ठीक है, पिंक सुपर मून की घटना जो है यूएसए और कनाडा में सुपर मून को ही
पिंक सुपरमून कहा जाता है। अब भला ऐसा क्यों कहा जाता है यूएसए और कनाडा के कुछ हिस्सों में पिंक सुपरमून को? तो ठीक है, ये जानते हैं हम लोग। तो इसके पीछे का जो कारण है, ये यूएसए और कनाडा में जो उगने वाले एक फूल कारण है। उस फूल का नाम है फ्लॉक्स सुबुलाटा, या फिर उसको साधारण भाषा में या वहाँ की लोकल भाषा में पिंक मॉस कहा जाता है। उसी पिंक मॉस का साइंटिफिक नेम है फ्लॉक्स सुबुलाटा। तो ये जो पिंक मॉस है, ये बेसिकली गुलाबी रंग का फूल होता है, और कहा जाता है कि जब इस पे सुपर मून की घटना वाली रात ये और अधिक गुलाबी रंग बिखेरता है। इसीलिए वहाँ के लोग इस घटना को, सुपर मून की घटना को, जिस सीजन में ये फूल उगता है और उसी सीजन में अगर सुपर मून की घटना हो रही है तो उसे पिंक सुपर मून की घटना कहते हैं। ठीक है, तो यूएसए और कनाडा के कुछ हिस्सों में पिंक सुपर मून कहा जाता है। सुपर मून की घटना को क्यों कहा जाता है ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्लू मून की घटना पे। ठीक है, तो ब्लू मून की खगोलीय घटना क्या है? देखिए, खगोलीय घटना से कंफ्यूज नहीं होंगे। अंतरिक्ष में होने वाली सभी घटनाओं को खगोलीय घटना ही कहा जाता है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मेरे मुंह से अगर खगोलीय घटना वर्ड निकल रहा है तो कोई नया वर्ड नहीं है। ये अंतरिक्ष में होने वाली सभी घटनाओं को खगोलीय घटना ही कहा जाता है। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग ब्लू मून की खगोलीय घटना क्या है। तो ब्लू मून की जो घटना होती है मुख्यतः पूर्णिमा की रात को होता है। अब एक ही महीने में अगर दो पूर्णिमा हो जाए, देखिए सामान्य तौर पे हर महीने सिर्फ एक पूर्णिमा होता है, लेकिन एक ही महीने में अगर दो पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा की जो रात को जो चांद दिखाई देगा, यानी दूसरी पूर्णिमा की रात को जो चांद दिखाई देगा, उसी चांद को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। अब भाई एक महीना में तो सामान्य तौर पे एक ही पूर्णिमा होता है, लेकिन ये दूसरा पूर्णिमा कैसे होगा ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सब सरल भाषा में पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आमतौर पे एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटा होता है। ठीक है, एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटा की अवधि होती है, और यही 6 घंटा को जब हम लोग 4 साल मिला देते हैं तो 24 घंटा बन जाता है। और अगले साल जो होता है लीप ईयर होता है 4 सालों पे, और उस दिन होता है 366 दिन। ठीक उसी तरह से एक चंद्रमास की अवधि जो होती है 29.53 दिनों की होती है। ठीक है, और एक वर्ष यानी 365.24 दिन में जब हम लोग इसको भाग देंगे तो निकल कर आएगा 12 चंद्रमा और 11 दिन, यानी 11 जो ये एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, इसी एक्स्ट्रा दिनों, 11 अतिरिक्त दिनों को 2 और 3 वर्षों के बीच में ये अतिरिक्त एक और अतिरिक्त चंद्रमा या एक और अतिरिक्त पूर्णिमा हो जाता है। यानी इन 11 दिनों को 2-3 सालों तक हम लोग जोड़ दें तो 2 से 3 सालों के बीच में एक अतिरिक्त पूर्णिमा हो जाता है। ठीक है, अब क्यों होता है आपने देख लिया और एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। तो इसी तरह से जिस माह में ये दूसरा पूर्णिमा आ जाता है, उसी माह की दूसरी पूर्णिमा वाली रात के चांद को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ब्लड मून की घटना के बारे में। ब्लड मून की घटना क्या होती है? ठीक है, तो ये काफ़ी जटिल है, इसको भी आसान भाषा में समझाऊंगा, समझने का कोशिश प्रयास कीजिएगा कि ब्लड मून की घटना क्या है। तो कभी कभी जो होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण के बावजूद सूरज की किरणें बहुत कम मात्रा में चंद्रमा तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है उसके बावजूद भी जो सूरज की कुछ किरणें हैं वो चंद्रमा तक पहुंचने में सफल हो जाती है। लेकिन ये जो सूरज की किरणें हैं इन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। मैंने आपको पिछले ही फिगर में बताया था कि चंद्र ग्रहण के समय सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होता है। ठीक है, तो जो सूरज की किरणें जो चंद्रमा तक पहुंचती है, पृथ्वी बीच में है फिर भी चंद्रमा की सतह तक कुछ किरणें पहुंचती है, तो ये जो किरणें पहुंचती है ये पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है, और जिस कारण ये किरणें बिखर जाती है। ठीक है, अब बिखरती क्यों है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में धूलकण और जलवाष्प है, तो इस कारण ये किरणें बिखर जाती है, और ये बिखरी हुई किरणें ही चंद्रमा की सतह पर पहुंचती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने के कारण जो है इन किरणों का परावर्तन हो जाता है। अब ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण क्या है, ये सब फिजिक्स का एक अलग चैप्टर है, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसको सिर्फ सरल भाषा में जानिए कि परावर्तन का एक नियम यह कहता है कि हमें वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जो रंग वस्तु की सतह से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, तो अब इसमें लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। ये फिजिक्स का एक पॉइंट है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो इस कारण जो है वो लाल रंग सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए चंद्रमा तक पहुंचता है, और इसी कारण जो है चंद्रमा हमें लाल दिखाई देती है, और इसे ही ब्लड मून की घटना कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आई होप कि सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत